आज हम लोग बच्चों दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत। यह कहानी उन बच्चों की है जिनका बचपना कहीं गुम हो गया है, बचपना कहीं खो गया है। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु, अर्थात खोया हुआ बसंत, और बसंत की तुलना बचपना से की गई है। जिस प्रकार से भारत में 4 ऋतुएं मुख्य रूप से हैं, ठंडा, गर्मी, बरसात और बसंत, उसी प्रकार से मनुष्य के भी 4 स्तर हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु। तो बचपन की तुलना जो है बसंत से की गई है। जिस प्रकार से बसंत को ऋतुराज कहते हैं, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। कई प्रकार के उसमें गुण होते हैं जिसके वजह से उसको ऋतुराज कहा गया है। उसी प्रकार बचपना भी कई प्रकार के टेंशन, दबाव इत्यादि से मुक्त होने के कारण बचपन को बसंत ही कहा गया है, उम्र का बसंत। तो लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब हुआ कि खोया हुआ बसंत, अर्थात उन बच्चों की कहानी जिसका बचपना खो गया। इस चैप्टर के लेखिका हैं जिनका नाम है अनीश जंग। 1964 में जन्मी, राउरकेला नामक जगह पर, हैदराबाद में। इनका शिक्षा दीक्षा लालन पालन हैदराबाद में हुआ, लेकिन उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह अमेरिका चली गई। वहाँ से लौटने के बाद यह लेखिका ही बनी, क्योंकि इनके माता और पिता दोनों लेखक लेखिका थे। वहाँ से लौटने के बाद बहुत से किताबों का और पत्र पत्रिकाओं में लेखन का काम की। इनका मुख्य रूप से प्रसिद्ध किताब था लॉस्ट स्प्रिंग, अ स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यह किताब का नाम है। इसी किताब के 2 हिस्से काट करके इस चैप्टर को लिखा गया है। पहला हिस्सा है समटाइम्स आई फाइंड रुपीज इन द गार्बेज, कभी कभी मैं 1 रुपया कूड़े के ढेर में पा लेता हूँ। इस पहली कहानी में उन बच्चों की जिक्र है जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, और दूसरा हिस्सा है आई वांट टू ड्राइव ए कार। इस कहानी में उन बच्चों की कहानी है जो चूड़ी बनाते हैं। तो आइए हम लोग पहली जो कहानी है समटाइम आई फाइंड रुपीज ए गार्बेज, इस कहानी का जिक्र करते हैं। कहानी इस प्रकार से है कि लेखिका का एक घर दिल्ली में भी है। तो जहाँ पर उनका घर है उसके बगल में ही बहुत सारे कूड़े का ढेर है। तो जब वह सुबह सुबह जाग करके अपने छज्जे पर आती हैं तो देखती है कुछ 8-10 बच्चे जो हैं नंगे पांव, फटे चिटे कपड़े, कांधा पर बोरा लटकाए हुए आते हैं और उन कूड़े के ढेर में से कूड़े को जो है बीनते हैं, कूड़े को बटोरते हैं और बोरा में भरते जाते हैं। इस प्रकार से उस इलाके के जितने कूड़े का ढेर है उसमें से कुछ न कुछ बीन करके, और कांधे पर उनका लटका हुआ जो बोरा है जब भर जाता है दोपहर तक, फिर सारे बच्चे जो हैं अपने इलाके चले जाते हैं। लेखिका प्रत्येक दिन इस तरह के नज़ारों से रूबरू होती हैं, आमना सामना करती हैं। प्रत्येक दिन उन बच्चों को देखती हैं कि इसी प्रकार से सुबह आते हैं और दोपहर होते हुए बोरा भर करके ले जाते हैं। तो एक दिन उन्हीं में से एक बच्चे को वह बुलाती हैं और पूछती हैं कि तुम यह काम क्यों करते हो। तो बच्चा बोलता है कि मेरे पास करने को और कोई काम है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो लेखिका बोलती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो बच्चा बोलता है कि मैं इसलिए स्कूल नहीं जाता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां पर कोई स्कूल आसपास नहीं है। तो लेखिका यूं ही पूछ लेती है मजाक के तौर पर कि क्या यदि मैं स्कूल खोलूंगी तो क्या तुम मेरे स्कूल में आओगे। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, मैं आऊँगा। कुछ दिनों के बाद लेखिका को बाजार में लड़का भेंट हो जाता है। तो लड़का पूछने लगता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है। तो लेखिका तो उस दिन मजाक से पूछी थी, अब वो समझ नहीं पा रही थी कि हम क्या बोलें।
तो वह बोलती है शर्माते हुए कि देखो, स्कूल बनने में कम समय थोड़ी लगता है, बहुत समय लगता है, लेकिन जब मैं स्कूल बना लूँगी तो मैं बुलाऊँगी। लड़का फिर चला जाता है। इस तरीके से लेखिका का उस लड़के से ज़्यादा लगाव हो जाता है। एक दिन लेखिका फिर बुला करके पूछती है कि अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का बताता है कि मेरा नाम साहेब आलम है। चूँकि लेखिका पढ़ी लिखी हैं तो उसके नाम का मतलब समझ जाती हैं। उसके नाम का मतलब होता है दुनिया का मालिक। लेखिका सोचने लगती है कि इस लड़के का नाम का मतलब कितना बड़ा है, लेकिन काम कितना छोटा करता है। काश ही बच्चे को अपने नाम का अर्थ पता होता तो शायद ये काम नहीं करता। लेकिन वो बच्चा जो है अपने नाम से अनभिज्ञ होकर के, अपने नाम का अर्थ से अनभिज्ञ होकर के यह काम कर रहा था। इस तरीके से लगभग महीने भर बीत गए तो लेखिका का उन सारे बच्चों से, 8-10 जो बच्चे आते थे, सारे बच्चों से उनका लगाव हो गया। अब उन्हीं में से सभी बच्चों को बुला के पूछती हैं, एक बच्चे से पूछती हैं कि अच्छा बताओ कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो बच्चा बताया कि मेरे पास चप्पल है, लेकिन मेरी माँ छज्जे पर रख दी है, उतार नहीं देती है, तो मैं नहीं पहनता हूँ। तो उसी ग्रुप में एक दूसरा बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी माँ उतार देती है, लेकिन ये खुद ही नहीं पहनता है, फेंक देता है। और जो यह बच्चा ऐसा बोला वह जूता पहना हुआ है, लेकिन अलग अलग रंग का, एक पैर का अलग रंग का, एक पैर का अलग रंग का। और उसी ग्रुप में एक तीसरा बच्चा भी है जो अब तक के लाइफ में उसको एक पैर का जूता ही मिला है, दूसरा पैर का खोज रहा है, कहीं कूड़े में मिल जाएगा तो पहन के आएगा। इस प्रकार से बच्चे चले जाते हैं। तो लेखिका जो है वह सोचने लगती है कि ऐसा तो नहीं है कि कम पैसा से लोग एक जूता या चप्पल नहीं पहन सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन इन लोग का एक मेंटलिटी, एक मानसिकता बन गया है कि कूड़ा बीनने का मतलब नंगे पांव रहना है। कूड़ा बीनना है मतलब नंगे पांव रहना है, हम थोड़ी कोई फैशन शो में जा रहे हैं। इन लोग का एक मानसिकता है, और उस मानसिकता को एक कहानी से लेखिका बताना चाहती हैं। कहानी इस प्रकार से है कि लेखिका जब छोटी बच्ची थी तो वह दूर एक गांव में जाया करती थी। उस गांव में एक मंदिर होता था। मंदिर के पुजारी का बेटा जो छोटा बच्चा था, वह जब स्कूल जाता था तो नंगे पांव ही स्कूल जाता था। और जब वह नंगे पांव जाता था स्कूल, तो नंगे पांव जाने से पहले वह मंदिर में पूजा करता था देवी माँ से कि हे माँ, मेरे एक जोड़े जूते दे दो, क्योंकि मुझे नंगे पांव स्कूल जाना पड़ता है। आज जब लेखिका बड़ी हो गई हैं, जब वो गांव जाती हैं तो देखती हैं कि वह पुजारी का बेटा बड़ा हो गया है और अब वही पुजारी बन गया है, और उसका बेटा जूता मोजा पहन के स्कूल जाता है और वह खुद भी जूता मोजा पहनता है। अर्थात लेखिका इस कहानी से बताना चाहती हैं कि यदि इच्छा हो तो आज नहीं तो कल पूर्ति हो जाती है, लेकिन अगर इच्छा ही नहीं हो, मेंटलिटी ही नहीं हो, सोच ही उधर नहीं गया हो, तो वह कभी पूर्ति नहीं हो सकता है। लेखिका का उन बच्चों से जो लगाव हो जाता है, 8-10 बच्चों से, तो लेखिका जो है उन सभी बच्चों का इलाका देखना चाहती है। इसलिए एक दिन वह सभी बच्चों के साथ उन लोगों का इलाका देखने जाती है। उन लोगों का इलाका दिल्ली से कुछ दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है सीमापुरी, जो दिल्ली से बाहर है। सीमापुरी इलाका वह इलाका है जहां दिल्ली का पूरा कचरा जो है ट्रक में लाद के उधर ही फेंका जाता है, और दिल्ली का जितना गंदा नाला है उधर ही सीधा किया हुआ है। उन्हीं कूड़े कचरों के पर और नाले के अगल बगल करीब 10,000 की संख्या में कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं, और उन्हीं परिवारों में से साहेब का परिवार एक है। लेखिका जब यहाँ घूमती फिरती हैं, यहाँ दौरा करती हैं, तो कुछ महिलाओं के झुंड आगे है उसे मिलने जाती हैं। उन सारी महिलाओं का साड़ी फटा हुआ है और गंदा संदा है। उन महिलाओं से पूछती हैं कि आप लोग कहाँ से आई हुई हैं, क्या यहीं के मूल निवासी हैं?
अगर कहीं से आई हैं तो कब आई हैं, क्यों आई हैं। तो उसमें से एक महिला, उस झुंड में एक महिला बोलती है कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, हम लोग बांग्लादेश के ढाका से आए हैं और 1971 में आए हैं, और हम लोग इसलिए आए हैं कि वहाँ पर जहाँ हम लोग का मूल निवास है बांग्लादेश में, ढाका में, वहाँ प्रत्येक वर्ष आंधी तूफान आ जाता है, जिसके वजह से हम लोग का सारा फसल नष्ट हो जाता है। तो हम लोग को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। इसलिए हम लोग कूड़ा बीनने के लिए दिल्ली आ गए हैं, क्योंकि यहाँ तो कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। हम लोग का वहाँ बहुत बड़ा बड़ा खेत है, खलिहान है, बड़ा बड़ा घर है, लेकिन वह सब बेकार है, कूड़े के जैसा है, क्योंकि वह कुछ नहीं देता है। और यहाँ का कूड़ा जो है वह हम लोग के लिए सोना है, क्योंकि हम लोग को 2 वक्त की रोटी देता है। इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। लेखिका पाती है कि यहाँ के सारे लोग जो हैं वह कूड़ा बीनने का ही काम करते हैं, कोई भी दूसरा पेशे में नहीं है, और सभी के पास राशन कार्ड है। तो राशन कार्ड इसलिए नहीं है कि ये लोग का नाम जो है वोटर लिस्ट में चढ़ जाए और देश का नागरिक कहलवाए, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए है कि सस्ते दर पर, कम रेट पर चावल, दाल, नमक, तेल राशन कार्ड से मिल जाए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए पहचान के अपेक्षा भोजन ज़्यादा जरूरी होता है। और बच्चे लोग जो हैं यहाँ पर जो पलते हैं वह बड़ों के साथ बच्चे जैसा नहीं पलते हैं, बल्कि एक पार्टनर की तरह, कि माता पिता भी घर चला रहे हैं और बच्चे भी घर चला रहे हैं। जब कभी सरकार चाहती है कि जगह का सफाई किया जाए, दूसरी जगह कोई कूड़ा कचरा गिराया जाएगा, ये लोग अपना घर को धंसा लेते हैं और फिर उस जगह पर अपने घर को शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन लोग का घर जो है वह मिट्टी का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है। तो शिफ्ट करने में बड़े लोग कूड़ा बीनते हैं इसलिए कि घर गृहस्थी चलाना होता है, लेकिन छोटे लोगों को तो घर गृहस्थी चलाना है ही, लेकिन साथ ही साथ छोटे बच्चों को कूड़ा बीनने का एक और मकसद भी है। क्या मकसद है कि ये लोग कभी कभी कूड़े के ढेर में 1 रुपया का नोट पा लेते हैं, कभी 10 रुपया का नोट पा लेते हैं, कभी सोने का सिक्का पा लेते हैं, कभी चांदी का सिक्का पा लेते हैं, कभी कभार, हमेशा नहीं। और यही जो पाना है ये उन लोगों को लालच बढ़ा देता है कूड़ा बीनने के लिए। और एक बार कभी कुछ पा लेते हैं तो उन लोगों को मन नहीं करता है कि कूड़ा बीनना हम छोड़ दें, बल्कि और इन लोगों का कूड़ा बीनने का मन बढ़ जाता है। एक ठंडे के सुबह लेखिका जब अपने छज्जे पर थी तो लेखिका के घर के बगल एक टेनिस कोर्ट था, यानी कि टेनिस खेलने का मैदान। तो लेखिका पाती हैं कि साहिब जो है उस टेनिस कोर्ट के चारों ओर जो बाउंड्री वॉल दिया हुआ है, उस बाउंड्री वॉल में कहीं कहीं छेद है। उस छेद के अंदर से वह, मतलब छेद के बाहर से अंदर वो देख रहा था। अंदर 2-4 लोग जो हैं सफ़ेद सफ़ेद वस्त्र पहन करके और टेनिस कोर्ट के अंदर सफ़ेद सफ़ेद वस्त्र पहन करके 2-4 लोग टेनिस खेल रहे थे। साहेब का भी मन कर रहा था कि मैं भी टेनिस खेलूं, लेकिन खेलना तो दूर की बात है, उस कोर्ट के अंदर उसे प्रवेश तो मिलता ही नहीं था। कभी कभार जब अंदर कोई नहीं होता था तो गेटकीपर उसे अंदर जाने देता था, तो अंदर झूला उला था, वो झूला उला झूलता था। एक दिन साहेब लेखिका के पास एकदम सफ़ेद सफ़ेद कपड़े का जूता पहन के आया। तो शर्ट पैंट तो उसका बहुत ही गंदा संदा फटा चिटा था, लेकिन कपड़ा का जूता बहुत ही सफ़ेद और अच्छा था, जो देखने में अजीब लग रहा था। लेखिका पूछी कि तुम्हें यह जूता कहाँ से मिला? तो झूठ बोल दिया कि किसी ने दिया है। लेकिन यह जूता किसी ने दिया नहीं था, बल्कि किसी धनी बाप के बेटे ने एक जोड़ा जूता इसलिए फेंक दिया था कि उसकी एक जूते में नीचे छेद हो गया था। वही जूता को पाया था और उसी को पहन के आया था। तो जो बच्चा होल लाइफ नंगे पांव टहला हो, घुमा हो, वो होल वाला जूता भी पहन करके अपना सपना पूर्ण होता उसको प्रतीत हो रहा था। लेकिन जिस वजह से जूता पहन के आया था वह वजह उसके पाँव से
बहुत ही दूर था। इस तरह से लेखिका का दिल्ली में 1 महीना रहना नहीं हुआ, कहीं दौरे पर गई हुई थी। जब लौट के आई तो शाम का वक्त था, बस स्टैंड से वह घर ही जा रही थी। तो रास्ते में साहब से भेंट हो गया। लेखिका साहब को देखकर के आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसके कांधे पर बोरा नहीं था, फटा चिटा कपड़ा वो नहीं पहना था, गंदा संदा चेहरा नहीं था, बल्कि वह सूट बूट में था और साफ चेहरा था, बाल झाड़ा हुआ था, अच्छा शर्ट पैंट पहना था और हाथ में जो है बोरे के जगह पर दूध का डिब्बा लिया हुआ था। लेखिका पूछती है कि क्या तुम अब कूड़ा बीनना छोड़ दिया है? तो बताए कि हाँ, अब हम कूड़ा बीनना छोड़ दिए हैं। तो बोला क्या करता है? तो दूर उंगली दिखा करके रोड के साइड में वो बताता है कि वो चाय की दुकान में अब हम काम करते हैं। लेखिका पूछती है कि चाय की दुकान में तुमको कितना मिल जाता है? वो बताता है कि खा पी करके पर मंथ हमको 800 रुपया मिल जाता है। लेखिका उसके चेहरे को देखती है तो पाती है कि चेहरे में वह रौनक नहीं है जो कभी कूड़ा बीनते समय उसका रहा करता था। चेहरा साफ था लेकिन रौनक नहीं था। पहला जब कूड़ा बीनता था साहब तो चेहरा गंदा संदा रहता था, लेकिन चेहरे पे रौनक रहता था। आज चेहरा साफ है लेकिन चेहरे पर रौनक नहीं है। इसीलिए लेखिका पूछती है उस बच्चे से कि क्या तुम जो काम कर रहे हो वो पसंद है? तो बच्चे के हृदय में जो बात थी जुबान पर आ गई। वह कहने लगा कि नहीं, मुझे यह काम पसंद नहीं है। और क्यों? क्योंकि वह जब मैं कूड़ा बीनता था तो मेरा अपना काम था, अपनी दुकान थी, जब चाह शटर डाउन, जब चाह शटर अप। लेकिन यह चाय के दुकान में काम करना किसी के अंडर में रख के काम करना होता है। अगर मन किया तो काम करो, न मन किया तो भी काम करना पड़ता है, नहीं तो मालिक मारता है, पीटता है, डांटता है। और वह जो कूड़ा बीनने का काम था वह था कि मन किया तो किया, नहीं मन किया तो नहीं किया। वह कूड़ा बीनते समय जब बोरा भारी हो जाता था तो ढोने में बड़ी भारी लगता था, लेकिन भारी होते भी हल्का प्रतीत होता था क्योंकि वह अपना था। और यह दूध का डिब्बा जो कि हल्का है लेकिन हल्का होते हुए भारी प्रतीत होता है क्योंकि यह उस चाय के दुकान के मालिक का है जिसके अंडर में मुझे रख के काम करना पड़ता है। इस प्रकार से साहेब आलम 800 रुपया पर मंथ कमा तो रहा था लेकिन अपनी आज़ादी को खो दिया था। ये थी पहली कहानी। तो दूसरी कहानी को बढ़ते हैं। दूसरी कहानी है चूड़ी बनाने वाले बच्चों की। चूड़ी बनाया जाता है भारत देश के उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद नामक जगह पर, जहां पर पूरे भारत की चूड़ियां उसी जगह बनाई जाती हैं। लेखिका फिरोजाबाद नामक स्टेशन पर उतर जाती हैं। स्टेशन से बाहर जब आती हैं तो उनको मुकेश नाम के एक बच्चे से भेंट हो जाती है। लेखिका उससे बातचीत करने लगती है तो मुकेश बताता है कि उसका सारा पूरा परिवार चूड़ी बनाने के पेशे से जुड़ा हुआ है। बल्कि परिवार ही नहीं, बल्कि उसके पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के दादाजी के पिताजी, सारे लोग जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ी बनाने के काम से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन वह खुद चूड़ी बनाने के पेशे से जुड़ना नहीं चाहता है। वह चाहता है कि हम एक मोटर मैकेनिक बने और कार चलाएं। लेखिका पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं? तो बताता है कि मेरे दादाजी नहीं रहे, दादी जी हैं, माता जी नहीं रही, पिताजी हैं और मेरे एक बड़े भाई हैं, उनका शादी हो गया है, तो भैया भाभी हैं और मैं हूँ, अर्थात कुल मिलाकर के 5 लोग हैं। मुकेश अपनी कहानी दादाजी से शुरू करता है। वो बताता है कि मेरे दादाजी चूड़ी बना बना करके होल लाइफ में इतना ही कमा पाए कि अपने घर परिवार के लिए कम से कम एक मिट्टी का दीवार और खपरेल का छत वाला एक छोटा सा एक कमरा का
10 बाय 10 का जो है एक कमरा का घर बना पाए। सो भी उसके दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे, पैसा बचा बचा के चले, इसीलिए वह इतना कर पाए। बाकी उस इलाके में तो वह भी नहीं कर पाए थे। सभी लोग प्लास्टिक के घर वाले, प्लास्टिक के छत वाले और प्लास्टिक के दीवार वाले घर में रहते थे। उसके बाद मुकेश के पिताजी का जमाना आया। मुकेश के पिताजी जो थे वह पहले टेलरिंग का काम शुरू किए। वह चोरी के पैसे में आना नहीं चाहते थे। टेलरिंग का काम जो है उनको अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन तो किए लेकिन फिर पोसाय नहीं पड़ा और फिर वह जो है चूड़ी के पेशे में आ गए, चूड़ी बनाने के पेशे में आ गए। और वो भी होल लाइफ चूड़ी बना करके इतना ही कमा पाए कि वह एक मिट्टी का दीवार वाला जो घर था, जो उसके दादाजी बनाए थे, मुकेश के दादाजी बनाए थे, उसमें से एक दीवार जो है ईटा का कर दिए। सो भी सीमेंटेड ईटा का नहीं बल्कि मिट्टी का गिलावा जो होता है उसी को देख करके एक तरफ ईटा का वो किए। सो समझिए कि उनके मुकेश के पिताजी भी बहुत ही अच्छे इंसान थे, पैसा बचा बचा के चले। उस इलाके में एक तरफ ईटे का दीवार वाला भी घर किसी का नहीं था, जिसके वजह से मुकेश को भी गर्व था और मुकेश के पिताजी को भी गर्व था। मुकेश के पिताजी होल लाइफ कमा करके इतना ही कर पाए, अपने 2 बेटों को स्कूल नहीं भेज पाए। हाँ, अपने 2 बेटों को यही सिखा पाए जो वह जानते थे, और वो क्या जानते थे? चूड़ी बनाने की कला। अब लेखिका को जाने का वक्त हो चला था, क्योंकि शाम हो रही थी। तो मुकेश जिद करने लगता है कि लेखिका उसके घर जाकर के, मुकेश का घर जाके देखे, क्योंकि मुकेश को लगता है कि लेखिका एक तरफ ईंटे वाला दीवार का घर शायद नहीं देखी है। तो मुकेश के जिद पर लेखिका मान जाती है और उन लोगों का इलाका देखने के लिए जाने लगती है। लेखिका मुकेश के जिद पर उन लोगों का इलाका देखने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वह मुकेश के इलाके में गई, एकदम सीमापुरी की तरह, सीमापुरी यानी कि साहिब आलम का जो इलाका था वैसा ही एकदम इलाका था। एक और नाला बह रहा था, नाले के दोनों साइड जो है रोड थी, रोड के दोनों साइड जो है मिट्टी के दीवार वाले और खपरेल का छत वाला जो है घर था। छोटा सा सबका एक 10 बाय 12 का कमरा था। किसी के घर में जो है खिड़की नहीं थी और सभी के दरवाजे बहुत ही कमजोर थे। मिट्टी के दीवार वाले भी घर भी जो है बहुत ही कमजोर। आप लोग सभी बच्चे गांव के से बिलोंग करते होंगे। गांव में देखिए मिट्टी का दीवार वाला घर भी जो बनता है वो सभी इतने मोटे मोटे होते हैं कि आप अगर आधा बना हो तो उस पर बाइक ले जा सकते हैं। लेकिन फिरोजाबाद में ऐसा नहीं था। फिरोजाबाद में बहुत ही पतले पतले मिट्टी के दीवार के घर थे, अगर एक धक्का दे दिया जाए तो गिर सकता था, ऐसे घर थे। नाला जो था वह कहीं कहीं इतना जाम था कि गंदा पानी नाले का रोड पर बहता था। कहीं कहीं साफ तो किया गया था लेकिन उसका कचरा जो है रोड पर ही रखा गया था, उसकी सफाई नहीं की गई थी। और वह जो है लेखिका जो दुर्गंध फैल रही थी तो रुमाल को नाक में रख करके और जंप कर करके जा रही थी। इस प्रकार से लेखिका नोटिस की कि यह जो इलाका था मुकेश का वह भी एकदम सीमापुरी जैसा गंदगी और बदबू से भरा हुआ था। मुकेश आगे आगे बढ़ रहा था, लेखिका पीछे पीछे चल रही थी। मुकेश का घर आ गया। मुकेश धक्का देकर के अपने घर का दरवाजा खोला, पीछे पीछे लेखिका भी प्रवेश की। छोटा सा कमरा, एक ही कमरा का घर, और एक तरफ वहाँ पर एक और खासियत बात यह थी कि अगर जो लोग जानवर पालते थे तो उतना ही छोटे से कमरे में खुद भी रहते थे और जानवर को भी रखते थे। तो मुकेश के यहाँ भी जानवर पाला जाता था। तो एक साइड में जो है कि घास का सूखा पुआल वाल रखा हुआ था
अभी जानवर नहीं आए थे, वो जानवर का जगह था। और दूसरी ओर मिट्टी का चूल्हा जो लकड़ी से जलने वाला होता था वो दूसरी ओर थी। वहाँ पर मुकेश की भाभी जो है वह एक बड़ा सा बर्तन में पालक साग उस चूल्हे पर रख करके उबालने का काम कर रही थी। क्योंकि शाम हो रहा था तो रात्रि का भोजन का कार्यक्रम चल रहा था। और मुकेश की भाभी वह चूल्हे में जो लकड़ी कोला गोइठा दी थी तो जल नहीं रहा था, तो फूंक रही थी, तो पूरा धुआं जो है उसके चेहरे पर पड़ रहा था। तभी ये लोग प्रवेश करते हैं। तो मुकेश की भाभी जो है उस अपने चेहरे को उठा के देखती कि कौन आया मेरे घर में, तो उसके चेहरे पर धुआं धुआं लगा हुआ था। मुकेश की दादी जो थी, चूंकि इस इलाके में लाइट नहीं रहता है अभी तो बहुत कम समय में, तो मुकेश की दादी क्या कर रही थी कि एक लैंप जलाई थी, लालटेन जिसको आप लोग बोलते हैं, केरोसिन का लालटेन। उसके चारों ओर जो है हमारे रोशनी होता हल्का सा रहता है। तो उसी के बगल में लेखिका जो मुकेश की दादी जो है वो बैठ करके, और चूड़ी जो भट्ठी से बन के आती है तो थोड़ा सा गैप रह जाता है, उस गैप में लिक्विड भर करके और उसको चिपकाने का काम कर रही थी। और प्लेट में और भी जो है कि सब्जियां काट के रखा गया था। तभी मुकेश के पिताजी अंदर आते हैं। तो अंदर आते हैं तो मुकेश के जो भाभी हैं वह उठती है और जानवर जिधर बंधा होता है उधर चली जाती है और घूंघट को ढक लेती है। जैसा कि वहाँ का रिवाज है कि बड़े बुजुर्ग के सामने बहुओं को घूंघट से ढक लेना चाहिए, वैसा वही रिवाज का पालन कर रही थी। मुकेश की भाभी बहुत ही छोटी उम्र की थी और छोटी उम्र के में शादी हो जाने के वजह से सारा घर गृहस्थी को वह संभाल रही थी। इस घर में पुरुष के नाम पर 3 ही लोग थे, मुकेश के पिताजी, मुकेश और उसके भैया, और महिला थी मुकेश की भाभी और मुकेश की दादी। तो इस छोटा कमरा और ज़्यादा लोग हो गए तो मुकेश के पिताजी जो है वह बाहर चले गए। कुछ देर बाद बगल में मुकेश के पड़ोस में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम था सविता। सविता आती है, बच्ची है, छोटी बच्ची है, और वो मुकेश के दादी के बगल में बैठ जाती है और वो भी चूड़ी के गैप को भरने का काम करने लगती है। उसका हाथ इस प्रकार से तेज गति से चल रहा है जैसे कि मानो मशीन चल रहा हो। मुकेश लेखिका जो है देखती है बच्ची को और सोचने लगती है कि देखो ये बच्ची कैसे कितना तेज चला रही है, कितना अच्छा से काम कर रही है। लेकिन ऐसा समय आएगा कुछ दिनों के बाद इसके भी माथे पर घूंघट डाल दिए जाएंगे, इसके भी हाथ पीले कर दिए जाएंगे और इसके भी कलाइयों में चूड़ी डाल दी जाएगी और उस समय दुल्हन बन जाएगी। लेकिन कुछ ही सालों के बाद इसके कलाइयों में चूड़ियाँ तो होंगी लेकिन आंखों में रोशनी नहीं होंगी, उसी दादी माँ की तरह जो उसके बगल में बैठी चूड़ी को बना रही है। रात लेखिका वहीं गुजारती है। सुबह जब उठती है और इस इलाके का दौरा करती है तो बहुत से चौंकाने वाली बातें यहाँ पर पाती हैं। सबसे पहली बात तो यह पाती हैं कि चूड़ी बनाने के लिए शीशा जहाँ पर गलाया जाता है, जिस भट्टी में गलाया जाता है, वह भट्टी एक बंद कमरा है जहाँ पर ना खिड़की है ना कोई वेंटिलेटर है, बल्कि एक दरवाज़ा है, एक ही दरवाज़ा है। उसमें सुबह सूर्य उगने से पहले 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अंदर ले जाया जाता है और उन्हीं लोगों से काम कराया जाता है। और वे सारे बच्चे गर्म भट्टी के उच्च तापमान के गर्म भट्टी के सामने, जहाँ न हवा है न प्रकाश है, दिन भर काम करते हैं। उन लोगों को तभी बाहर निकाला जाता है जब सूरज ढल जाता है। सूरज ढलने के बाद ही भट्टी बंद होता है, तब उन लोग को बाहर निकाला जाता है। तो बच्चे जब यहाँ पर प्रवेश करते हैं इस कमरे में, भट्टी जहाँ पर शीशा गलाया जा रहा है, उस समय में सूरज उगा नहीं होता है, अंधेरा रहता है। जब निकलते हैं सूरज ढल चुका होता है, अंधेरा बाहर हो जाता है और अंदर तो अंधेरा है ही, अर्थात बच्चे जो हैं अंधेरे में अपना जीवन गुजारते हैं। इन लोग का आँखें जो हैं वो अंधेरे में एडजस्ट कर जाती हैं और एडजस्ट करने की वजह से ये लोग युवा होने से पहले ही कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और अंधापन के शिकार हो जाते हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों को इस प्रकार से क्यों काम कराया जाता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम कराना हमारे भारतीय संविधान में कानूनी तौर से जुर्म है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ के लोग, क्यों करवा रहे हैं? इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि बड़े लोग एक तो यहाँ पर काम नहीं करते हैं, और यही बच्चे तो बड़े होते हैं जो काम करने लायक रहते नहीं हैं, तो इसलिए गरीब परिवार के बच्चों को यहाँ पर लगाया जाता है। और अंदर जो चूड़ी शीशा गलाने के लिए जो केमिकल डाला जाता है, वो केमिकल अगर हवा और प्रकाश से उसका टच में आएगा तो जो चूड़ी बनेगी वह चूड़ी टूटने फूटने वाले बन जाएगी। इसीलिए अंदर अंधेरा रहता है और प्रकाश नहीं रहती है और लाइट हवा नहीं रहती है। साथ ही साथ इन लोगों को एक काम और दिया जाता है अंदर में कि अभ्रक, आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे, क्योंकि अब कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो अभ्रक का बुरादा यानी कि उसका डस्ट को बनाकर उसको घोर करके रंग में और उस शीशा बनाने वाले भट्टी को जहाँ गल रहा होता है उसमें डालना पड़ता है, इससे चूड़ी में डिजाइनिंग आएगा। तो अभ्रक ऐसा चीज़ है जो न आग में जलता है और न पानी में सड़ता है। उसका बुरादा अगर आँख नाक कान के माध्यम से शरीर में चला जाए तो खुद तो सड़ेगा गलेगा नहीं, लेकिन जहाँ पर वो चिपक जाता है उस अंग को गला देता है। तो इस प्रकार से ये बच्चे युवा होने से पहले ही कई प्रकार के बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और अंधापन के शिकार हो जाते हैं। लेखिका इन सब बातों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है कि हम किस भारत में जी रहे हैं। क्या उसी भारत में जी रहे हैं जहाँ बाल मजदूरी गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को इस प्रकार से गलत जगह पर काम कराया जा रहा है। लेखिका एक और चौंकाने वाली बातें यहाँ पर पाती हैं। क्या पाती है कि एक तो ये लोग बहुत कष्ट से चूड़ी बनाते हैं, उस चूड़ी को कोई बाहरी सेठ साहूकार आता है और बहुत ही कम रेट पर औने पौने दाम पर खरीद के ले जाता है और उसको शहर ले जा करके और हाई रेट पर बेच करके उसका सारा मुनाफा खुद रखता है। लेखिका यह देख करके भी बहुत ही आश्चर्यचकित होती हैं। यहाँ के युवाओं से पूछती हैं, यहाँ के युवा लोग तो बुजुर्ग जैसे हो गए हैं, लेकिन फिर भी पूछती हैं कि आप लोग ऐसा क्यों होने देते हैं, आप लोग खुद क्यों नहीं शहर जाते हैं चूड़ी बेच करके अपना मुनाफा रखते हैं। तो वे लोग जो कहते हैं वो भी बहुत ही चौंकाने वाली बात है। वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम लोग खुद चूड़ी बेचना नहीं चाहते हैं, हम लोग बेचना चाहते हैं लेकिन नहीं बेचते हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि वह जो साहूकार जो हम लोग से चूड़ी लेके चला गया शहर बेचने के लिए, वह उसके पिताजी हमारे पिताजी से ले जाता था और उसका पिताजी का पिताजी हमारे पिताजी की पैसे ले जाता था। अर्थात यह जो परंपरा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि वह जो चूड़ी बेच करके साहूकार जो मुनाफा कमाता है वो सारा का सारा खुद नहीं रखता है, बल्कि इस इलाके का जितना भी एसपी, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, एमएलए, एमपी है उसके घर पहुंचाता है। तो जिस दिन अगर हम लोग तैयार होते हैं कि नहीं हम लोग खुद ही जाके चूड़ी को बेचेंगे, उस दिन वह जो साहूकार जो है यहाँ के दरोगा को फ़ोन करता है कि अब आप लोग का जो ऊपरी आमदनी पर मंथ मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। और क्यों भाई? क्योंकि वो लोग अपने से चूड़ी बेचने के जा रहा है। तो दरोगा आता है, एसपी डीएसपी आ जाता है और बिना कोई कारण बताए हम लोग को मारने पीटने लगता है और जो है कि जो फंसा अगुआ बनता है उसको जो है ज़्यादा पीटता है और पीट करके जेल में बंद कर देता है। फिर जैसे तैसी स्थिति हो जाती है। लेखिका यह सोच करके और भी आश्चर्यचकित होती है कि हम किस भारत में जी रहे हैं। क्या यह वही भारत है जिसको आज़ाद करने के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दिए? लोग जो है कि इसलिए प्राणों की आहुति दे दिए कि हम लोग एक दिन राम राज्य लाएंगे भारत में। राम राज्य का मतलब यह नहीं कि अयोध्या में मस्जिद के जगह मंदिर बना देंगे तो राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य का मतलब यह होता है कि कोई किसी की आंखों में आंसू नहीं होगा, सब लोग मिलजुल करके एक साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि वही भारत है जहाँ पर इस प्रकार से लोग जो है कि सताए जा रहे हैं, शोषित किए जा रहे हैं और दो वक्त की रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। लेखिका बड़ा आश्चर्यचकित होती हैं कि हम कौन से भारत में जी रहे हैं। अब लेखिका दो समाज का तुलना करती हैं। वो एक समाज जो कि कूड़ा बीन रहा है और दूसरा समाज जो कि चूड़ी बना रहा है।
दोनों समाज का तुलना करती है तो पाती हैं कि कूड़ा बीनने वाला समाज इसलिए गरीब है क्योंकि वह उस पेशे को छोड़ना नहीं चाहता है, उसी में रहना चाहता है। और चूड़ी बनाने वाला जो लोग हैं वो इसलिए गरीब है क्योंकि कुछ साहूकार लोग, पुलिसमैन, मिडिलमैन, बिचौलिए, नेता लोग उनका शोषण करते हैं, उसको गरीब बनाए रखने के लिए मजबूर करते हैं। अब लेखिका जाना चाहती है तो जाने से पहले वह मुकेश से मिलना चाहती है, इसलिए वो मुकेश के घर जाती है। तो मुकेश के घर जब जाती है तो मुकेश के दादी माँ से उनका भेंट हो जाता है। मुकेश की दादी बताती है कि मैं जब से होश संभाली हूँ तब से चूड़ी ही चूड़ी देखी हूँ। मेरे पिताजी चूड़ी बनाते थे, पिताजी के पिताजी चूड़ी बनाते थे, अगल बगल आस पड़ोस सब चूड़ी बनाते थे। मेरी जब विवाह हो गई तो मेरे पति चूड़ी बनाते थे, पति के पिता चूड़ी बनाते थे, अगल बगल आस पड़ोस सब चूड़ी बनाते थे। और हम लोग होल लाइफ चूड़ी बना करके इतने ही कमाए हैं कि कभी पेट भर खाना नहीं खाए। और यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि चूड़ी बनाने वाले जितने लोग हैं यहाँ पर सबकी यही कहानी है। लेखिका अंत में मुकेश से मिलती है तो मुकेश फिर बोलता है, जिद से बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक ही बनूंगा। लेखिका खुश हो जाती है कि चलो कोई तो है जो कुछ अलग सोच रहा है, ना बने ना सही लेकिन सोच तो रहा है। तब लेखिका बोलती है कि तुम्हारा घर से गैरेज बहुत दूरी पर है तो मोटर मैकेनिक कैसे बनेगा। तो मुकेश जिद से कहता है कि मैं पैदल चल के जाऊंगा लेकिन मैं मोटर मैकेनिक ही बनूंगा। तब लेखिका पूछती है मुकेश से कि क्या तुम कभी ऐसा सोचे हो कि हम हवाई जहाज से चले, हवाई जहाज पर उड़े, हवाई जहाज चलावें, ऐसा कुछ सोचे हो। तो मुकेश बोलता है कि नहीं, उसे अपने इस लक्ष्य पर गर्व है, पछतावा नहीं है। उसका एक ही लक्ष्य है कि वह मोटर मैकेनिक बने, कार चलाए और कार चला करके और फिरोजाबाद के गलियों में दौड़ाए। फिरोजाबाद की गलियां जितनी धूल से धुंधली है उतना ही मुकेश का भी सपना धुंधला है, लेकिन उस सपने में कहीं चिंगारी है जो शायद आग लगा सकती है। तभी संजोग से क्या होता है, क्योंकि फिरोजाबाद दिल्ली के बगल में ही है, इसीलिए उसी समय संजोग से क्या होता है कि दो हवाई जहाज फिरोजाबाद के आसमान से उड़ के जा रहे होते हैं। ये थी दूसरी कहानी।